तो बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है। एक तरीके से समझिए कि हाँ आपके जी सर। सेकंड पार्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे दूं। सेकंड पार्ट में मेजरली आप पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, एक काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आप तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ही कम टाइम आपको गैस में लगेगा, क्योंकि गैस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, तो कम टाइम लगेगा आपको। जो मेजर पोर्शन है वही करवाया जाएगा। ठीक है, जो आईटी बेसिस पे करवाए जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों लिक्विड में। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देन उसी के बाद थर्मोडायनामिक्स। फिर लास्ट में आपका चैप्टर आता है वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस। ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम लगाया हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, वो लंबे भी चैप्टर हैं, लेकिन अब जो चैप्टर आएंगे, दो चैप्टर को छोड़ के, खासकर एक वेव्स और दूसरा आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, उन दोनों को छोड़ के आई थिंक जल्दी जल्दी हमारा टॉपिक खत्म हो जाए करेंगे। ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें मेन टर्म आती है जिसको हमें समझना है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोई एक बॉडी है। ठीक है। तो मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया। बॉडी है तो मैंने उस पर फोर्स लगाया, मान के चलो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। फोर्स लगाते लगाते मैंने देखा कि इसकी बॉडी डिफॉर्म हो गई है, हल्की सी क्या हो गई बच्चों, डिफॉर्म हो गई है ऐसे। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप चेंज हो गई है। क्या हो गया बच्चों, शेप चेंज हो गई। आई मैंने फोर्स लगा, फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप चेंज हो गई। और जैसे ही मैंने वो फोर्स हटाया, ठीक है, अप्लाइड फोर्स हटाया, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, अगर वो अपने पोजीशन को रिगेन कर लेता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी बोलते हैं। बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यस प्लास्टिसिटी सर। में क्या होता है बच्चों, मान के चलो कि एक बॉडी है। ठीक है। मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स थोड़ा और लगाया, तो मैंने क्या देखा, बॉडी डिफॉर्म हो गई, मतलब उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है। और जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, तो मैंने देखा उसकी शेप रिगेन नहीं हुई, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई। ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। याद रखना ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड पे बहुत बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि कुछ टर्म्स की वन होंगी, वो बताएगा कि इसमें इलास्टिसिटी है कि प्लास्टिसिटी। बहुत बार कंफ्यूजन होती है। प्लास्टिक को आप प्लास्टिसिटी को आप प्लास्टिक से कंपेयर करते हो, इलास्टिसिटी को आप इलास्टिक से कंपेयर करते हो। दोबारा समझ लो, इलास्टिसिटी में क्या होता है बच्चों, कोई भी बॉडी होती है वो रजिस्ट करती है अपनी बॉडी में शेप चेंज करने से। तो अगर आपने कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स को लगाने के बाद उसकी मान के तो थोड़ी बहुत बॉडी में चेंज आया, थोड़ा बहुत आ गया चेंज, या नहीं भी आया तो भी चल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आ गया चेंज और अगर आपने वो फोर्स हटा दिया, वो फोर्स लगा हटाने के बाद अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री में आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी। अगर वो नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लास्टिसिटी। समझ में आ गए सभी प्लास्टिक। को? क्या यहां तक सभी हाँ को जी क्लियर सर। हो गया और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत ही आसान सा टर्म है, अभी लिखवाऊंगा, अभी आराम से समझना है। ठीक है। अब डेफिनेटली यहां पे एक टर्म्स आपसे पूछी जाती है कि सर परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होगा फिर, और एक परफेक्ट प्लास्टिसिटी क्या होगा। परफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसी शेप, ऐसी बॉडी जो एग्जैक्टली exactly अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल जैसे मैंने फोर्स लगाया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, बिल्कुल सीधा। ठीक है। इसी को ही क्या बोलेंगे बच्चों, परफेक्ट इलास्टिसिटी बोलेंगे। इसमें क्या होगा अगर वो हल्का सा भी रिगेन करने की कोशिश नहीं करता, हल्का सा भी रिगेन करने की कोशिश नहीं करता, आपने प्रेस किया, जैसा था वो वैसा ही रहा, जैसा था वो वैसा ही रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप
गर्ल्स या बॉय जो भी है आटा गूंथते हो ना, आपने प्रेस किया तो देखो होल क्रिएट हो गया, कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है क्या? अब वापस नहीं अपनी सर। ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश भी नहीं करता वो। यस और नो? है ना? तो इसका मतलब कि उसके अंदर प्लास्टिसिटी है और हायर प्लास्टिसिटी है। परफेक्ट नहीं बोल सकते कि कोई भी बॉडी परफेक्ट हाँ जी सर। प्लास्टिसिटी या फिर परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, आइडियल कॉन्सेप्ट में ही होती है, वैसे नहीं होती है। लेकिन समझना क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी वो है जहां पे एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाए। और वो, और प्लास्टिसिटी क्या है, वो बिल्कुल भी टेंड नहीं करता, मतलब बिल्कुल भी रिगेन करने की कोशिश नहीं करता। आपने दबाया और दबा ही रहा, हल्का सा भी वापस अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश नहीं करता। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट प्लास्टिसिटी। परफेक्ट। सभी को यहां तक यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेज है। तो कई बार पूछ लेते हैं वैसे कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में, इलास्टिसिटी किस में? अब खुद सोचो आप कि आयरन की रॉड सॉलिड। है ना, आयरन की रॉड है, उस पर मैं कितना मैं फोर्स लगा लूं, क्या वो अपनी पोजीशन से, मतलब इतना माइन्यूट चेंज होगा जो हम आगे जाके देखेंगे उसे, मतलब कि नेग्लिजिबल चेंज होगा। हाँ नेग्लिजिबल जी चेंज सर। हो रहा मतलब कि वापस तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहा, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा अपनी पोजीशन से। तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है? आप बोलोगे बच्चों सॉलिड। 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 उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम इलास्टिसिटी किस में बच्चों? गैसेस में। यस और नो? तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड में। याद रखोगे ये वाला पॉइंट, यस और नो? हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टील। ये वाइवा में पूछ लेते हैं, और रबर। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में है? सबसे ही ज्यादा स्टील। इलास्टिसिटी किस में है? रिचार्ज करवाओ ना। आप बोलोगे कि स्टील में, क्यों स्टील। सर? रबर। क्योंकि स्टील में क्या होता है बच्चों, एक तो सॉलिड है, आप बोलोगे सर रबड़ भी तो सॉलिड है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन रबर पे जब मैं हायर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, उसकी जो शेप होगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। पर एक आपके पास स्टील का कोई भी बर्तन या कुछ भी ऐसा हार्ड मटेरियल, कितना फोर्स लगा लो वो बहुत ही कम चेंज होने की कोशिश करेगा, यस और नो? कम चेंज होने की कोशिश करेगा, उसका शेप कम चेंज होने की कोशिश करेगा। इस वजह से अगर आपने हल्का फोर्स भी लगाया तो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर सकता है। इसलिए कंपैरिजन टू रबर, स्टील के पास ज्यादा इलास्टिसिटी है। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? सर। मोर इलास्टिसिटी है इसके हाँ जी। अंदर, मोर इलास्टिसिटी। ठीक है। अब सर ऐसा क्यों होता है कि स्टील में ज्यादा है और रबर में कम है? तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते, देखो होता क्या, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जो जितने भी हमारे जो भी मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, एटम्स होते हैं, और एटम्स के बीच में क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मान के चलो कुछ इस टाइप के बच्चों, मान के चलो एटम, एटम के बीच में क्या होता है बच्चों, बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों स्प्रिंग से, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझाने के लिए केवल। अब होता क्या, मान के चलो कि मैंने यहां से फोर्स लगा, मान के चलो यहां से मैंने फोर्स लगाया। आप बोलोगे सर एग्जैक्ट पॉइंट पे लग सकते, नहीं लगा सकते, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने यहाँ पे फोर्स लगा, फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चों, एक खींचेगा, यहाँ पे खिंचाव पैदा होगा, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है ना। तो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर समझाने के लिए हमने क्या बताया कि वापस खींचेगा। अब जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। आपको पता ना, जैसे नॉर्मली हमारी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग ऐसे, और जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो आपने देखा होगा कि स्प्रिंग हमारी क्या हो जाती है, एक्सपेंड तो हो जाती है, लेकिन साथ साथ जो आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स भी लगने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जैसे ही आप ये फोर्स हटाओगे, जैसे ही आप ये फोर्स हटाओगे तो बच्चों वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी बोलते हैं, अगर वो वापस अपनी और पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। और इस फोर्स को, ये जो
एटम्स है, इसी को बोलते हैं बच्चों इंटर, या मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। जिसके ज्यादा अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, उसके अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आपस में इतना बॉन्ड बना के रखेगा कि अगर मैं फोर्स लगाने की कोशिश भी करूंगा ना, तो इतना ज्यादा मूव ही नहीं होगा। मतलब एक ऐसी स्प्रिंग है जो बहुत इजीली मूव नहीं करेगी, जैसे हमारा सॉलिड। सॉलिड में आपने देखा होगा कि आप खींचोगे सॉलिड को, तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है रबड़ की तरह। होता ही नहीं एक्सटेंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग सर है। में आ गया? क्लियर हो गया बच्चों? हाँ यस जी। और नो? क्लियर यस एवरीवन? सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और जो इजीली खिंच जाता है, जैसे रबड़ है, रबड़ इजीली खिंच जाती है। रबड़ में गैप ज्यादा आ सकता है दो मोल के बीच में, इसका मतलब कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, कम है। कम है। जस्ट फॉर स्टैंडिंग, ये कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बस आपको बताने के लिए कि क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो आपस में टाइट कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं, और वो इजिली उनके बीच में गैप बढ़ता नहीं है। ठीक है। और इनके बीच में जो अदर हैं, उनके बीच में गैप बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि फोर्स लगाने से ये बॉडी में क्या होता है, चेंजेस आ रहे हैं। इसी फोर्स को बच्चे यहां पे हम पढ़ेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जिससे बॉडी क्या होती है बच्चों, उसकी शेप चेंज होती है, इसलिए स्पेसिफिकली नाम दिया गया डीफॉर्मिंग। ऐसा नहीं है बस हल्का सा फोर्स लगाया आप बोलोगे कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। एक ऐसा फोर्स जिसके लगाने से बॉडी में डिफॉर्मिंग हो जाए, मतलब उसकी शेप, साइज या ज्योमेट्री में चेंजेस आने लग जाए, तो उसी फोर्स को बोलेंगे बच्चों डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर हो गया? जैसे कि लोहा है, जैसे आयरन की शीट है, आप बोलो सर मैंने एक हल्का सा फोर्स लगा, देखो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। यस, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगा। जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो उसमें अगर वो तो वो चेंज डिफॉर्मिंग कर, फोर्स। उसी केस में उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी को? ये टर्म है बस एक्स्ट्रा, डिफॉर्मिंग फोर्स की। क्लियर एवरीवन? हाँ यस जी सर। सर। ठीक है। तो यस सर। आपको फायदे रहेंगे। ठीक है। तो यहीं से आपको लिखने हैं नोट्स। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रिगेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देता है और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिगेन हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और अगर वो नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जो मैंने आपको समझा। डिफॉर्मिंग फोर्स बता चुका हूं, जिससे उसकी शाइप और शेप में, समय में, दोनों में चेंजेस आ सकते हैं, उसी को ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। परफेक्ट इलास्टिसिटी बता चुका हूं, एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जिसमें एग्जैक्टली कंप्लीटली लिख रखा है, या एग्जैक्टली रिगेन कर लेता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी बॉडी बोलते हैं। क्लियर हो गया? इन द सेम वे, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है, जो बिल्कुल भी रिगेन नहीं करता, थोड़ा सा भी रिगेन नहीं करता, इवन स्लाइटली भी रिगेन नहीं करता। अगर रिबॉर्निंग फोर्स हटा दे जाए, जैसा उसके अंदर प्रेस, जैसे उसके अंदर शेप चेंज हो चुकी है, उसी शेप में ही रहेगा, तो उसको बोलता है बच्चों परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। तो एग्जाम्पल भी बता रखा है, एग्जाम्पल आता हो जैसे क्वेश्चन आपके स्कूल में आ सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है। थ्योरी, इसमें थोड़ा ज़्यादा थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, यहीं से आपको नोट्स लिखने हैं। क्लियर? सभी को क्लियर है? क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सारे बस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत ही, जेई मेन के हिसाब से भी आप देखोगे प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, रेयरली एक दो तीन चार पेपर में आ जाए तो आ जाए, कोई ऐसा नहीं कि हर एक पेपर में इसमें से आएगा ही आएगा। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, उसमें से तो पक्का आते ही आता है, कभी दो भी आ जाता है, कभी एक भी आ जाता है। ठीक है। तो फिर भी करना तो है, बाई चांस आ जाए तो करना तो है। कॉजेज मैं आपको समझा ही चुका हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लास्टिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझा है। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऐसे बना के भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों? डायग्राम मैं यहाँ पे हाँ बना जी। रहा हूँ, ताकि जब आप नोट्स बनाए तो उसको लिख सकें। इन्हीं एटम के बीच में बच्चों ये इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, दैट में उनके बीच में सेपरेशन क्या है बच्चों, कम है। सेपरेशन कम है मतलब कि इजीली वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते।
इजीली अपने आप को क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर एक्सपेंड सकते। नहीं कर सकते। सर में आ गया। और जो इजीली क्या करते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, इफ, देख लेना लिखा हुआ पता नहीं मुझे याद नहीं, मॉलिक्यूल्स, इफ मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड इजीली बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मुझे बताओ उस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर मॉलिक्यूल इजीली क्या हो जाते हैं बच्चों, कम सेपरेट हो हो जाते जाएगा। हैं। सेपरेट होने से इसका मतलब कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दोनों के इलास्टिसिटी। क्या कम है, यस और नो। और कम होने से इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट। मोलिकुलर फोर्सेस क्या है बच्चों, कम, और उसकी वजह से इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, reduce। सर में आ गया अब सभी को? कोई डाउट तो नहीं हाँ यहाँ जी तक? सर। सभी बताओ, कोई क्लियर, सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ जी। यस यस सर। सर। यस सर। दर्शिका, ठीक है, यही है यस। पूरा। चलो तो आगे देखते हैं। अब आता है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को समझने से पहले एक चीज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान के चलो कि एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड पे मैंने फोर्स लगाया। आप बोलोगे सर मैं भी फोर्स लगाऊंगा, लेकिन मेरे फोर्स लगाने तो उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि आपका डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, आपका इतना ज्यादा थोड़ा फोर्स है। मैं मशीन के थ्रू फोर्स लगाऊंगा, तो जब मैं मशीन के थ्रू फोर्स लगाऊं, इतना फोर्स लगाऊं कि वो उसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाएगी, मतलब खिंचावपन हो जाएगा। खिंचावपन जब होता तो आपको पता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ही कम खिंचाव आएगा, क्योंकि बोला ना अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब कि सेपरेशन उनके बीच में बहुत ही कम है। इसका मतलब इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो मान के चलो हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया आपने, तो हर एक पॉइंट पर यहाँ पे, हर एक लेयर ऑफ पॉइंट पर यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, टेंशन रहेगा। हर एक हर एक लेयर पे क्या रहेगा, टेंशन रहेगी। हर एक लेयर पे क्या रहेगी बच्चों, टेंशन रहेगी। इसी इंटरनल फोर्स को ही इसी इंटरनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये है क्या, देखो ध्यान से देखना, ये है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, क्या वो एकदम से खिंचाव ले रहा, नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर ना एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, जो इजिली क्या नहीं करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ध्यान सुन लो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता, मतलब उसकी शेप में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नो चेंज इन शेप और साइज। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स क्या है बच्चों, बराबर हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों फोर्स क्या है, इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल, वो एक्सपेंड ही नहीं होने दे रहा। एक्सपेंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इंटरनल फोर्स किसके बराबर है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। या फिर मुझे बोलना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है बच्चे, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। सर में आ गया? क्या ये बात सर में आ गई? लेकिन अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो मुझे बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा? सर एक्सटर्नल। लग रहा है आपको? अगर कोई बॉडी एक्सपेंड या कंप्रेस करती है, उस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है आपको? सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। फोर्स, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होने से जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस थे उसकी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम। कम स्ट्रेंथ होने से क्या होगा, वो इजिली क्या करेंगे, फिर खिंचाव कर पाएंगे, और जैसे खिंचाव कर पाएंगे तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि मैं जब यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मूव ही नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, और उसकी वजह से उसकी लेंथ देखो थोड़ी बहुत क्या हो गई, इंक्रीज कर गई लेंथ। लेंथ इंक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि सर जो इनके बीच में जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स था ना, वो कम है एज कंपेयर टू आपने जो एक्सटर्नली फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स।
से ज्यादा होने से ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। इन द सेम वे अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। मान के चलो मैंने अपोजिट मतलब कि इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस करने से वैसे तो नहीं चेंज हो रही इसकी शेप, जैसे ही और ज्यादा कंप्रेस किया तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गया, जिसकी वजह से उसकी शेप साइज में क्या हो गया बच्चों, चेंजेस आ गए। शेप साइज के चेंजेस आने से इसका मतलब कि यहाँ पे इलास्टिसिटी इसकी रिड्यूस हो गई। समझ में आ गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं बच्चों, मेन आता है आपका स्ट्रेस। तो देखो, स्ट्रेस की डेफिनेशन ही बहुत ईजी है, ध्यान से देखना है। स्ट्रेस क्या कह रहा है कि व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन डेवलप, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एक तरीके का इंटरनल फोर्स ही होता है। जैसे हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस होता है तो हम इंटरनली स्ट्रेस होते हैं ना, एक्सटर्नली थोड़ा कुछ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बॉडी में, जो मैंने अभी बताया था, कोई भी बॉडी में मान के चलो कि आपने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान के चलो ये वाला पोर्शन मैंने इसको टाई कर दिया वॉल से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो बच्चों एक इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। सर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि इसके रिस्टोरिंग फोर्स ही आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, जो कि इसको एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करने देंगे। ठीक है, तो उसी फोर्स पे, और ये जो एरिया है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपका क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपका क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस होता है। और ध्यान से देखो, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे ये है आपका, अगर मैं इसको बीच में से कट करूं तो ये मुझे जो सरफेस दिखाई देती है ना बच्चों, ये वाली सरफेस दिखाई देती कट करने के बाद, इसी को ही बोलते हैं बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जब आपने फोर्स लगाया तो इस पॉइंट पर मैं देखूंगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेस बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है, बिल्कुल होता है प्रेशर। इसका मतलब कि स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है। स्ट्रेस प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है। इवन यूनिट भी सेम रहता है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? यस हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, तीन टाइप के बच्चों मेजरली आपके स्ट्रेस होते हैं। तो पहला होता है देखो लॉन्गिट्यूडनल या डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जैसे बॉडी वन डायमेंशन है, सिंपल एक लेंथ है यहाँ पे, जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल है, लेंथ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हमने क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेस बोलती है। अब देखो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, इस फोर्स के लगाने से वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड कोई दूसरा टर्म होता है टेंसाइल। एक्सपेंड का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, टेंसाइल। तो यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो बॉडी को एक्सपेंड करने की कोशिश, बॉडी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसी को ही क्या नाम दे दिया बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेस बोल दिया। ऐसे ही अगर मैं बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा और बॉडी कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। मेरे ख्याल से ऐसी कोई टर्म नहीं है जो तुम्हें अजीब सी लग रही हो, आई थिंक इजी है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी है और आप उसको हर जगह से फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो बच्चे, हर जगह से फोर्स लगा रहे हो। तो पूरी की पूरी बॉडी है, उसको आप हर जगह से फोर्स लगा रहे हो, तो क्या करेगा, उसका शेप कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ मुझे। कम हो रहा है। कम हो रहा है, इसका मतलब क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि क्या
इसका वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होगा क्या, यस और नो? वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे, रिड्यूस हो गया। वॉल्यूम रिड्यूस हो गया मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जब भी आपका बल्क स्ट्रेस का मतलब कि हर जगह आपका फोर्स लग रहा है, और हर जगह फोर्स लग रहा है, और वो कैसे लग रहा है, बॉडी के नॉर्मल पे लग रहा है। जैसे मान के चलो ये बॉडी है, तो ऐसे फोर्स नहीं लग रहा, ये बॉडी का नॉर्मल है ना, नॉर्मल है इस तरीके से, बॉडी के हर एक पार्ट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, बॉडी के हर एक पार्ट पर, हर एक पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपका क्या होगा बच्चों, प्रेशर होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्रेशर हमेशा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ना कि नॉर्मल मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस और नो? और यस बल्क सर। लगाने से बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे बॉडी है, मैं एक्सटर्नली इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सटर्नली एक्सपेंड कर रहा हूं, तो आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा इस तरीके से। तो डेफिनेटली प्रेशर की वजह से हमेशा यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, ध्यान रखना छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि यहीं से फिर आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। पहला था आपने पढ़ा था बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, अब पढ़ा है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये आपकी बॉडी है, आप बीच में फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप क्या करो, बिल्कुल सरफेस पे टॉप पे फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पे बॉडी जो नीचे वाली है वो फिक्स है, उसको मैंने फिक्स कर दिया। आप बोलोगे सर जब यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो आपको लगता है रोटेशन मोशन भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल बेस को ना फिक्स कर दिया, बिल्कुल इसको क्या कर दिया बच्चे, फिक्स, फिक्स कर दिया। तो मैंने ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगा, बिल्कुल टॉप लेयर पे फोर्स लगा, जैसे ही फोर्स लगा तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड दिखा रहा, माइन्यूट सा चेंज होता, देखो इतना सा ही चेंज होगा, इससे भी कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का सा चेंज, हाँ वो जी। तो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा दिखा रहा है। तो क्या उसकी शेप में चेंज आया, आया कि नहीं आया बच्चों, आया। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। इसी इसी स्ट्रेस को बोलते हैं बच्चों शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बच्चे, शियर स्ट्रेस। ठीक है, जो कि सरफेस पे टेंजेंशियली लगता है, सरफेस पे टेंजेंशियली लगता है। तो देखो तीनों नाम एक बार दोबारा देखते हैं। पहला लग रहा था बच्चों लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें डायरेक्ट फोर्स लग रहा था बॉडी पे, जिसमें या तो हम उसको एक्सपेंड या कंप्रेस कर रहे थे। दूसरा था बल्क फोर्स, जिसमें नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल लगे हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ रहा है। अगर आप यहाँ पे खास कर देखो, यहाँ पे लेंथ में चेंज आता है, एरिया में चेंज नहीं आएगा, लेंथ में। मान के चलो पहली लेंथ एल थी, तो फिर लेंथ या तो कंप्रेस होगी या तो एक्सपेंड होगी, जो मैं जस्ट 5 मिनट बाद आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ का वेरिएशन आता है बस, वॉल बल्क स्ट्रेस में वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, वॉल्यूम का। और यहां पे आप देखेंगे इसमें एरिया का चेंजेस आता है, देखो एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये बाद में आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस हमेशा लॉन्गिट्यूड टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, जहां पे टॉप ऑफ द सरफेस पे लगता है और नीचे वाला पोर्शन क्या रहता है बच्चों, फिक्स रहता है। हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, on the spherical object of radius 10 by pi centimeter, if area and the mass of the piston is 50 centimeter 50 kg respectively of a for a cylindrical filled gas। तो देखो है क्या, मान के चलो कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक पिस्टन, ठीक है, तो नीचे पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पिस्टन का हैंडल है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ। आपको पता है गैस से बढ़ा हुआ है, आपको ये भी पता है कि गैस के फिल्म में से यहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है बच्चों, कौन सा प्रेशर होता है,
गैस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है लगभग लगभग 1 × 10⁻⁵। अभी के लिए याद रखना है, वैसे इसकी वैल्यू थोड़ी एक्सपेंड होती है, अभी के लिए याद रखना है 1 × 10⁻⁵। अभी जो गैसेज है, देखो जैसे आप प्रेशर लगाओगे, यहाँ पे जो गैसेज होंगी, क्या करेगी इस बॉडी में प्रेशर। ये आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से प्रेशर लगाएंगे, तो एक तो प्रेशर डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे तो आएगा ही आएगा। दूसरा, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, पिस्टन, पिस्टन भी तो प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर, पिस्टन लगाएगी प्रेशर। तो पिस्टन की वजह से क्या प्रेशर होगा, देखो कितने केजी का है ये, सर 50 केजी का है। नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया सर mg। mg हो गया ना फोर्स। और प्रेशर क्या होता है, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्योंकि देखो है ना, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल फोर्स है, तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही आपका प्रेशर होगा। फर्स्ट प्रेशर ड्यू टू पिस्टन सर किसी का माइक ऑन है और बहुत आवाज आ रही है। गैस, ड्यू टू गैस की वजह से भी। तो गैस की वजह से तो बच्चों फिक्स हो गया 1 × 10⁻⁵ पास्कल हो गया, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है। और पिस्टन की वजह से क्या हो गया बच्चों, पिस्टन की वजह से क्या हो गया, पिस्टन का यहाँ पे ये क्या है बच्चों, आपका एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 50 केजी है। 50 केजी है, तो मतलब कि 50 × g अपॉन में एरिया। एरिया आपको क्या होता है 50 × 10⁻⁻⁴। सर -4 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ा स्टैंडर्ड यूनिट में। ठीक है बच्चों, तो ये 50, ये 50, 50 कैंसिल, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 अपॉन में 10⁻⁻⁴, ये 10⁻⁵ है, ये भी 10⁻⁵ होगा, तो कितना हो गया 2 × 10⁻⁵ पास्कल हो गया, बस खत्म। तो उस बॉडी पर बच्चों कैसा प्रेशर लग रहा है, बल्क प्रेशर लग रहा है। क्यों सर बल्क क्यों लग रहा है, क्योंकि जो गैसेज होंगी वो हर जगह रहेंगी यहाँ पे, तो हर जगह रहेंगी तो वो बॉडी पे क्या लगाएंगे बच्चों, फोर्स लगाएंगे हर जगह, इस वजह से यहाँ पे बल्क प्रेशर। एक और भी जगह आप बल्क प्रेशर देखोगे, जब आप पढ़ोगे बच्चों लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, जब आपकी बॉडी, मान के चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं पानी में डालूंगा, तो जो वाटर होता है ना, वाटर वाटर क्या करता है बच्चों, प्रेशर लगाएगा। अब देख बताओ, ये जो प्रेशर लगा रहा है, क्या नॉर्मल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल है। क्या ये स्मॉल एरिया में लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे बच्चों बल्क स्ट्रेस बोलेंगे यहाँ पे, बल्क स्ट्रेस इन लिक्विड। पर अभी हमने लिक्विड का नहीं पढ़ना है, हमें नॉर्मली पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस किसी को सर। डाउट तो नहीं है, यहाँ तक सिंपल सा है। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस लगाने से बच्चों उसकी शेप में चेंजेस आ गए, शेप में चेंजेस आ सकते हैं, लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं, वॉल्यूम में चेंजेस आ सकते हैं। तो वो बोलता है, स्ट्रेन बोलता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा सुन लो, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दोनों कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि एरिया अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी ये क्या होगी बच्चों, यूनिटलेस। कौन सी होगी बच्चे, यूनिटलेस होगी। तो ध्यान रखना, स्ट्रेन आपकी यूनिटलेस भी होती है और डायमेंशनलेस भी होती है। इसकी डायमेंशन कितनी थी, यहां पे भी लिखना चाहो तो ध्यान से देख लो, डायमेंशन कितनी होगी इसकी, डायमेंशन होगी इसकी m1 L1 T-2 तो हो गया फोर्स, अपॉन में L2 हो गया आपका एरिया, तो इसकी यूनिट होगी m1 L-1 T-, ये हो गया इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा डायमेंशनलेस, दैट इज m0 L0 T। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखो इसके अंदर फिर दोबारा जो हमने 3 स्ट्रेस
पड़ी थी ना, अब स्ट्रेस करे तो डेफिनेटली उसकी शेप में तो चेंज आएगा या कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसकी वजह से हम स्ट्रेन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थ्योरी पढ़ने से पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ो, जैसे कि मान के चलो कि मेरे को टेंसाइल स्ट्रेस दिया, मैंने टेंसाइल स्ट्रेस दिया मतलब कि आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, मैंने यहाँ पे भी बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया। लगाने के बाद मैंने देखा कि उसकी लेंथ में चेंजेस आ गए, लेंथ में चेंजेस आ गए हैं। तो आपने क्या देखा कि पहले लेंथ थी बच्चे एल, अब लेंथ हो गई कितनी, एल प्लस डेल एल। तो मुझे कोई बताएगा चेंज इन लेंथ क्या है बच्चे, यहाँ पे चेंज इन लेंथ डेल एल है डेल्टा एल। और लेंथ क्या है बच्चे, एल है। तो मैंने एल है। क्या बताया अब स्ट्रेन का फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन केवल लेंथ में ही चेंज करता है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, डेल एल अपॉन एल बन जाएगा बस। समझ में आ गया, कितना आसान है, क्लियर एवरीवन? ठीक है। हाँ जी। अब बच्चा थोड़ा सा ना, अगर थोड़ा बहुत समझदार हो तो वो सोचेगा सर एक चीज बताओ आपने, हमने टेंथ में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब हम वायर को स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस का मतलब कि खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से सर मैंने देखा कि वो एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन हमने वहां पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रेजिस्टेंस में अगर हमने वायर का लेंथ बढ़ा दिया तो उसका एरिया कम हो जाता है, उसका एरिया क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपने एरिया कम नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर अगर एरिया कम करोगे तो फोर्स की वैल्यू में भी तो चेंजेस आएंगे, प्रेशर की वैल्यू में तो चेंजेस आएंगे, स्ट्रेस की वैल्यू में तो चेंजेस आएंगे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बच्चों हमारी रॉड है, रॉड में जो चेंजेस आते हैं ना, एक्चुअल में कितने चेंजेस आते हैं, आप बोलोगे 1 माइक्रोमीटर का चेंज आता है, 2 माइक्रोमीटर, 1 mm का मीटर। तो जितना को चेंजेस जो हो रहे हैं ना वो बहुत 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 लेस चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एरिया में बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है। ठीक है, खासकर जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसके अंदर। हाँ, आप जब वॉल्यूमेट्रिक करोगे, जैसे हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ा है, तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा चेंजेस हो रहा है, इसलिए वहां उस केस में हम वॉल्यूम को लेंगे। जिसमें एरिया ज्यादा चेंजेस हो रहा है उसमें हम एरिया को लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपको लग रहा होगा कि सर एरिया भी तो चेंजेस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एरिया चेंजेस होगा, लेकिन वो एज कंपेयर टू लेंथ बहुत 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 ही कम होगा, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं इस केस के लिए। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर एवरीवन? इसी के बेसिस पर आता है आपका हाँ जी। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे आपने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेस क्या पढ़ा था कि अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये जो फोर्स होना चाहिए नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, देखो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस जिस सरफेस पे आप लगा रहे हो फोर्स वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखो हर एक फोर्स परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स लगाने से अगर बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, डेल वी चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से उस वाले फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने बोला था बल्क स्ट्रेस। और यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे। कई बुक में वॉल्यूम मैट्रिक भी लिखा रहता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखो ये लिख रखा है डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, बस। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम। बल्कि यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीजिंग, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग कर रहा है। प्लस आएगा तो उसको चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीजिंग। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? हाँ। ठीक है, अब याद करो एक फिगर था ये वाला, लास्ट वाला था ना, तो मैंने छुपा दिया था। तो देखो ये ओरिजिनल स्टेट है आपकी, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से बच्चों ये जो टॉप सरफेस है हल्की सी क्या हो गई, जो टिल्ट हो गई, टिल्ट होने से क्या हुआ कि यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, तो फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया क्या बन गया आपका, शियर स्ट्रेस बन गया। अब इसकी लेंथ अभी तो चेंज आया ना, एरिया में चेंज आएगा लेंथ में चेंज, तो उसने क्या बोला देखो, ये ओरिजिनल यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ थी,
तो जितना ये चेंज हुआ डेल एक्स, और ये हाइट है आपकी एच, तो उसने उसको एंगल में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आपको पता है एंगल बहुत छोटा होगा, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत ही हल्का सा चेंजेस आएगा बच्चों। तो एक्चुअल में जो आपकी स्ट्रेन की, वो चेंज इन लेंथ अपॉन में एच होगा बच्चों। क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय एच होगा, क्योंकि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो थीटा ही आपका क्या बन जाएगा इस केस में? शियर स्ट्रेन बन जाएगा। ध्यान से देखेंगे, शियर स्ट्रेन थीटा ही है आपका यहाँ पे। वाह, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। डेल एक्स अपॉन में एच। वैसे कहाँ से निकला एग्जैक्टली बताऊं तो ये निकला है बच्चे टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है आपको पता है? बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, क्योंकि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है। और आपको पता है हम टेन थीटा को फिर क्या लिखते हैं? अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर लिख सकते हैं। इस वजह से थीटा क्या बन गया बच्चों? आपका डेल एक्स अपॉन में एच बन गया। और इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? शियर स्ट्रेन बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी। लिख लोगे यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों? सभी के सभी ठीक है? यस सर। चलो, अब आएंगे यहां से क्वेश्चन। अब ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं पे सबसे ज्यादा चीजें आती है। ठीक है, तो देखो, हुक्स लॉ। आपको याद हो तो हमने हुक्स लॉ पहले भी कहीं पढ़ा था। यस सर, पढ़ा तो था। हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। लॉज ऑफ मोशन में बताया था सर आपने कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से स्प्रिंग क्या हो जाती है? एक्सपेंड कर जाती है। या आपने फोर्स लगाया और मेरी स्प्रिंग क्या कर गई बच्चे? एक्सपेंड कर गई। लेकिन जो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, तो ये क्या करता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। दोनों क्या लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने बोला था कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज माइनस के एक्स के बराबर होता है। यही सेम किसने बोला था बच्चों? हुक्स ने बोला था। ये सेम चीज हुक्स ने बोलती। फिर हुक्स ने हमें बताया कि अगर हम कोई सॉलिड, कोई और सॉलिड भी लेते हैं, कोई और सॉलिड भी लेते हैं, तो अगर मुझे स्ट्रेस करने पर उसके अंदर स्ट्रेन आ जाता है, ध्यान सुन लो, स्ट्रेस करने पर उसमें स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन आने से क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक टर्म आ रही होगी, देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक वायर है, वायर को आप खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, तो बहुत धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो मान के चलो, आपने मान के चलो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा एग्जाम्पल के तौर पे, और वो 0.01 सेंटीमीटर में चेंज आया। फिर 20 का लगाया तो 0.02 आ गया। फिर 40 का लगाया तो 0.03 है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे 100 का लगाया तो एकदम से टूट गया, टूट गया। तो वहां पे इलास्टिसिटी तो रही नहीं, अब तो टूट गया। तो इसका मतलब कि एक ऐसे पॉइंट तक ही हमें करना है जहां पे इलास्टिक लिमिट हो, इलास्टिक लिमिट से क्रॉस नहीं करना। जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट से क्रॉस किया, तो ये जो फॉर्मूला है ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो एलिजिबल, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ही स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी बहुत बार आता है, तो टर्म याद रख लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो कैसा मटेरियल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टील हो गया, रबड़ हो गया, वैक्स हो गया, इसके ऊपर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो, पहले मतलब समझो। सर अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो इसका मतलब कि स्ट्रेन कम होगा। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, देखो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। स्ट्रेन कम होगा या स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेन कम होगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल अपॉन एल, है ना? डेल एल अपॉन एल। एल चला गया ऊपर, मतलब कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल है। मतलब अगर कोई कोई भी मटेरियल का अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका स्ट्रेन क्या है? बहुत कम है।
अगर स्ट्रेन कम है, इसका मतलब कि इसमें डेलर कम है, डेलर का मतलब कि चेंज इन लेंथ कम है। तो आपको क्या लगता है किस बॉडी का सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा? रबड़ का होगा कि स्टील का होगा? किसका लगता है बच्चों मॉडुलस ऑफ स्टील इलास्टिसिटी का। किससे ज्यादा होगी? स्टील का। स्टील का हो, क्यों? सर स्टील की लेंथ चेंज ही नहीं होगी इतनी ज्यादा। जितनी कम लेंथ में चेंज होगा उतना कम स्ट्रेन होगा, और जितना कम स्ट्रेन होगा उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी। सर में आगे बच्चों, यस और नो? क्लियर हाँ एवरीवन? जी सर। है ना? और इसकी यूनिट भी, क्योंकि देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस की यूनिट हम बता चुके हैं पहले से, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसका भी बच्चों यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है या फिर पास्कल होती है। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, प्रेशर के बराबर ही रहता है। प्रेशर के बराबर ही रहता है। प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारे क्या है बच्चों? सेम है। क्लियर? सभी को क्लियर? अपनी कृतिका यस सर। में आ रहा है सभी को? यस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसे हमने तीन टाइप के हमने स्ट्रेस पढ़ लिए, तीन टाइप के हमने स्ट्रेन पढ़ लिए, बिल्कुल उन्हीं से ही कंबाइन करके हमने तीन टाइप के बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसा कि पहला कौन सा है? यंग, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, सबसे ज्यादा वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, उससे कम थोड़ा सा ये बहुत ही कम आता है। तो पहला देखो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चों सिंपल सा है। जो पहला हमने क्या पढ़ा था? सर पहला पढ़ा था आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और पहला आपने स्ट्रेन में क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो उन दोनों का ही रेशो है, ये देखो, रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या देखा था? सर फोर्स अपॉन एरिया। सर आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या देखा था? सर चेंज इन लेंथ अपॉन में एल। तो देखो वही फॉर्मूला बन गया। सर में आया कि नहीं है? जो आपने पहले पढ़ा है बस उन दोनों को क्या लेना बच्चों? रेशो लेना। क्लियर एवरीवन? क्या बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी सर। यस सर। यस ठीक सर। है। अब दूसरा देखो, देखो जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से बता पाओगे। बल्क। सर बल्क आपने पढ़ा था, बल्क स्ट्रेस, यस। सर बल्क स्ट्रेस में आपने बताया था सर फोर्स अपॉन एरिया। नहीं सर, फोर्स अपॉन एरिया नहीं, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। सर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ही हमारा प्रेशर होता है। तो या तो मैं लिख दूंगा हाँ कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद है एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था हमने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या करता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो देखो फॉर्मूला यहीं पे बन गया, पी अपॉन माइनस के डेल वी अपॉन में वी। ये हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में। वैसे यहाँ पे होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। मैंने नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया को ही क्या बोल दिया? प्रेशर बोल दिया। तो यही बन गया आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ये रहा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि देख रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये देखा आपने, ये सारे मैंने बता दिया। ठीक है। नेगेटिव साइन क्या डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर के बढ़ने से आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम, जैसे मैंने उसमें बताया था फोर्स के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पे वही नेगेटिव साइन आ रहा। कई बार क्वेश्चन ना कंप्रेसिबिलिटी पे भी मॉडुलस नहीं देगा, कंप्रेसिबिलिटी दे देगा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ, ये रेसिप्रोकल, जो बल्क मॉडुलस है ना उसका ही जस्ट रेसिप्रोकल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो मुझे बताओ, हाँ जी सर। वापस आते हैं। अब मुझे बताओ, तीन आपके पास एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। आपको क्या लगता है अगर मैं तीनों तीनों पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं तो किसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज होगा? किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होगा? बताओ भाई, किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होगा? सर गैस। गैस। गैस का। यस। आपने मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, ये रहा सर, P या बी जिससे भी रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है। पी अपॉन में माइनस के डेल वी, और ऊपर आ गया वी। अगर सर सबसे ज्यादा गैस में वॉल्यूम चेंज होगा तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम चेंज होने से जो बल्क मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ये सुन लो, तो इसका मतलब कि सबसे कम बल्क मॉडुलस की वैल्यू किस में कम होती है?
आप बोलोगे सबसे कम होती है बच्चों गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सबसे ज्यादा किस में होती है बच्चों? सबसे ज्यादा होती है बच्चों सॉलिड में। क्लियर एवरीवन? तो वही है यहाँ पे देख, ये आ गया। कोई डाउट नहीं आता किसी को भी? सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, लास्ट क्या बचा आपका? लास्ट वाला शेयर टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस तो क्या था, वही फोर्स अपॉन एरिया था। हमने थीटा माना था, तो यहाँ पे थीटा लिख लेना बच्चों, थीटा यहाँ पे। थीटा याद है क्या था? ये जो चेंज हुआ डेल एक्स अपॉन में एच, ये क्या था आपका? थीटा था। ये आपका क्या था? थीटा। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल एक्स अपॉन में हाइट। तो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल एक्स, ऊपर आ जाएगा हाइट। ये बन जाता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बन जाता है, और ये टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होता है। दिमाग में 3 4 बार याद रख लो, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि लेंथ में चेंज आना, बल्क का मतलब कि वॉल्यूम में चेंज आना, और टेंजेंशियल का मतलब कि एरिया में चेंज आना, या फिर टेंजेंशियल फोर्स लगाने से उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है बच्चों? हल्की सी लेंथ और उसकी हाइट में चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें ये वाला फॉर्मूला है। याद हो गया? यस और नो? क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर। ठीक है, सर। यस सर। इजी था। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं, देखो क्वेश्चन लगाएंगे, बस अब क्वेश्चन ही लगाने, ताकि सारे कॉन्सेप्ट माइंड में छपे तो सही। क्या क्या इतना सारा करवा दिया आपने थ्योरी पार्ट, तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, लिखो। मान के चलो एक वॉल है, वॉल से मैंने बच्चों एक आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, आयरन या वायर मान लो, वायर है, और मैंने वायर से एक मैंने ऑब्जेक्ट है 10 kg का, इसको हैंग कर दिया। मैं बोल रहा हूँ जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन जानते हो ना, बीच में जब मैं इसको कट करूंगा जो मुझे सरफेस दिखाई देगी, ये जो माइन्यूट है, इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्या है बच्चों? एरिया। ये मेरी क्या है? वायर है। इस वायर का यंग मॉडुलस मतलब कि वाई, यंग मॉडुलस गिवन है बच्चों 2 × 10⁻⁻⁰ मीटर, मीटर नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो निकालना क्या है? पहला पार्ट, पहला निकालना है बच्चों स्ट्रेस इन वायर, दूसरा स्ट्रेन इन वायर, तीसरा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ड्यू टू 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक की वजह से चेंज इन लेंथ निकालना है। इफ ओरिजिनल लेंथ इज 2 मीटर। ये क्वेश्चन है बच्चों, करें? तो आपको पता है हवा में लटका है, हवा में लटकने से इसका नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? आपको पता है 10 G होगा। जी की वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। जब ऐसे लटकेगा तो हल्का सा इसके अंदर क्या हो रहा होगा बच्चों? स्ट्रेस लग रहा होगा इसके ऊपर। जो स्ट्रेस लग रहा होगा बच्चों, इस स्ट्रेस की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है, याद करो स्ट्रेस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला बता दो बस, स्ट्रेस का क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला। सर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। सर यहाँ पे मुझे तो कोई और फोर्स नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला ही फोर्स दिखा रहा, बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो यहाँ पे होगा 10 G अपॉन में एरिया कितना? 10 mm स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड में लिखना है, तो ये तो बन गया बच्चों 100, ये होगा 10 × 10⁻⁻, 1 मीटर में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, तो -6। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो वैल्यू हो गई 1 से 1 कटा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, या फिर 10⁻⁷ पास, एक ही चीज। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? यस और नो पार्ट? यस सर।
ठीक है, दूसरा पार्ट देखो। सर स्ट्रेन निकालना है, बिल्कुल सही बात है। सर स्ट्रेन हमने पढ़ा है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, पर आपको चेंज इन लेंथ तो पता नहीं है। सर दूसरा कोई फॉर्मूला है? दूसरा है कौन सा? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या बताता? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या यंग मॉडुलस बता रखा है? देखो बता रखा है। तो यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? स्ट्रेन की वैल्यू हो गई स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। स्ट्रेस की वैल्यू आपने निकाली 10⁻7। यंग मॉडुलस आपने निकाला 2 × 10⁻10। तो कितनी वैल्यू होगी बच्चे? इसकी वैल्यू हो गई 1/2 × 10⁻³ यूनिट होती है। स्ट्रेन की पहले वजह से यूनिट ही नहीं होती, खत्म। यस और नो? है ना? तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट क्या है? चेंज इन लेंथ बताना है, चेंज इन लेंथ। क्या आपने स्ट्रेन निकाल लिया? निकाल लिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ा आपने? यस सर। क्या पढ़ा है? सर डेल एल अपॉन एल पढ़ा। क्या आपने स्ट्रेन निकाल लिया? कितना निकाला? 1/2 × 10⁻³ चेंज इन लेंथ निकाला। ओरिजिनल लेंथ बता दी? सर 2 मीटर बता रखे हैं, यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करो। 2 को क्रॉस से मल्टीप्लाई करो तो डेल एल की वैल्यू हो गई 2/2 × 10⁻³ मीटर। तो फाइनली आपके लेंथ में पता है कितना चेंज आया? ओनली 1 mm का चेंजेस आया, ओनली 1 mm का चेंजेस। इतना माइन्यूट चेंजेस आए कि पता ही नहीं चल रहा। यस और नो? हाँ कोई जी। डाउट यहाँ पे किसी को भी? नो सर। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस और नो? ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, करते रहो साथ साथ। मान के चलो एक रॉड है, इस रॉड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे 200 न्यूटन। ठीक है बच्चों? इसकी लेंथ है L = 3 मीटर। ठीक है। यंग मॉडुलस दे रखा है बच्चों इसका 5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है बच्चों इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, ये दे रखा है आपका 25 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो निकालना क्या है? पहला आपको निकालना बच्चे स्ट्रेस, स्ट्रेन निकालो जल्दी जल्दी। तीसरा चेंज इन लेंथ। चौथा फाइनल लेंथ। निकालो जल्दी। बिल्कुल प्रीवियस वन है, जल्दी करो।